आज हम कक्षा 5 हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 रोबोट पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है रोबोट। तो चलो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ से परिचय कर लेते हैं। विज्ञान ने आश्चर्यजनक यानी आश्चर्यचकित आविष्कार किए हैं यानी निर्माण किए हैं। आकाश में उड़ान भरना, विदेशों में बैठे अपने संबंधियों से घर बैठे बातें कर लेना तो कल की बात हो गई। आज रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष यानी कि आकाश में जाना और वहाँ चहलकदमी का मतलब होता है बच्चों विचरण करना या चलना, भी वैज्ञानिकों ने सहज कर दिया है यानी वैज्ञानिकों ने इसे भी सरल कर दिया है, सुगम कर दिया है। इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने यंत्र मानव रोबोट का आविष्कार किया है जो आदेश पाकर काम करता है। इस यंत्र मानव की कहानी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम सीखेंगे बच्चों विशेषण, विशेष्य, कारक चिन्ह, वाक्य परिवर्तन, प्रश्न निर्माण करना। तो चलो इस पाठ को शुरू करें। आज राहुल का जन्मदिन है। सुबह से ही वह बहुत व्यस्त एवं खुश नजर आ रहा है। यानी सुबह से ही राहुल काम में लगा हुआ था और खुश भी नजर आ रहा है। सुबह वह जल्दी उठ गया। आज उसने जल्दी स्नान भी कर लिया यानी आज उसने जल्दी नहा भी लिया। अपने जन्मदिन पर उसने अपने मित्रों को भी बुला रखा है। यानी जब आपकी बर्थडे पार्टी जैसे होती है तो आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हो ना, तो वैसे ही राहुल ने भी अपने दोस्तों को बुला रखा है। जन्मदिन की पार्टी तो शाम को होने वाली है, किंतु उसके कुछ विशेष मित्र सुबह से ही आ गए हैं। अपने उन मित्रों के साथ मिलकर राहुल अपने घर के बड़े कमरे को सजा रहा है। यानी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर राहुल अपने जो रूम है जहाँ पे उसको पार्टी करनी है उस रूम को डेकोरेट कर रहा है। इसी कमरे में जन्मदिन का उत्सव मनाया जाना है। राहुल के इस जन्मदिन पर राहुल के पिताजी ने एक अनूठा उपहार देने की बात कही है। यानी अनूठा मतलब होता है अनोखा। तो राहुल के पिताजी ने, राहुल का जन्मदिन है तो उसे एक अनोखा उपहार देने की बात की थी कि अनोखा गिफ्ट मिलेगा उसको। राहुल तथा उसके मित्रों में इस अनूठे उपहार को देखने के लिए विशेष उत्सुकता, उत्साह और प्रसन्नता है। शाम को सभी मित्रों एवं अतिथियों के आ जाने पर राहुल की मां ने राहुल को टीका लगाया और आरती उतारी। उनके मित्रों ने गुब्बारे उड़ाए। इसके साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट हुई। सबने एक स्वर में गाया, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। करण ने टेप रिकॉर्ड चालू कर दिया। संगीत की धुन पर सभी बच्चे नाचने लगे, किंतु संगीत शीघ्र ही यानी जल्दी ही बंद हो गया। सभी बच्चों का ध्यान उस उपहार यानी उस गिफ्ट की ओर था जो आज राहुल के पिताजी राहुल को देने वाले थे। सुंदर चमकीले कागज से ढका रंगीन फीते से बंधा बड़ा सा डिब्बा सबके बीच लाया गया। राहुल के पिताजी ने जन्मदिन की बधाई देते हुए राहुल से डिब्बे का फीता खोलने को कहा। डिब्बा खोला गया। उसके अंदर एक बड़ा सा खिलौना था। खिलौना क्या था? लोहे का बना हुआ एक आदमी। सभी बच्चे उसे छू छू कर देखने लगे। एक ने कहा, यह तो लोहे का आदमी है। दूसरे ने कहा, यह तो काफ़ी भारी है। तीसरे ने पूछा, हम इसका क्या करेंगे? तभी राहुल के पिताजी ने कहा, बच्चों, यह खिलौना जो मैंने राहुल को दिया है एक रोबोट है। यह अपने आप चलने वाली एक मशीन है जो आदमी की तरह कार्य करती है यानी जो आदमी के जैसे काम करती है। देखो, मैं इसे चालू करता हूँ। तुम सब इसके करतब देखना यानी तुम सब इसके आश्चर्यजनक काम देखना। राहुल के पिताजी ने रिमोट का बटन दबाकर उसे चालू किया। उस रोबोट ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार किया। उसके बाद उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, राहुल भैया, तुम्हें जन्मदिन की बधाई। राहुल ने हाथ मिलाकर उसे धन्यवाद दिया। सभी बच्चे रोबोट का यह करतब देख खुशी से उछल पड़े। उसके बाद उस रोबोट ने व्यायाम एवं मार्च पास्ट करके भी दिखाया। बच्चे रोबोट के करतब देखकर हैरान थे, क्योंकि वह काम भी करता था, बोलता भी था। राहुल ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, रोबोट और क्या क्या काम करता है? पिताजी ने बताया, बेटे, यह तो मात्र खिलौना रोबोट है, इसलिए यह कुछ मनोरंजन ही करता है। मनोरंजन का मतलब बच्चों
दिल बहलाना, या जिसे आप एंटरटेनमेंट भी कहते हैं। तो राहुल के पिताजी ने कहा कि बेटे, यह तो मात्र खिलौना रोबोट है, इसलिए यह कुछ मनोरंजन के काम ही करता है, कोई कठिन काम नहीं करता। वैज्ञानिकों ने आदमी के स्थान पर काम करने के लिए जो रोबोट बनाए हैं वे इसकी तुलना में काफ़ी जटिल होते हैं, यानी काफ़ी कठिन होते हैं। उनके अंदर जो मशीन होती है वह भी काफ़ी जटिल होती है। ऐसे रोबोट को बनाने में समय भी बहुत लगता है, इस कारण वे काफ़ी महंगे होते हैं। करण ने पूछा, चाचा जी, जब वे बहुत महंगे होते हैं तो उन्हें क्यों बनाते हैं? राहुल के पिताजी ने कहा, बेटे, कुछ ऐसे भी देश हैं जहां घर या कारखानों में काम करने के लिए आदमियों की कमी होती है, वहां इनसे काम लिया जाता है। सीमा ने पूछा, चाचा जी, आदमी की कमी होने पर आदमी तो कहीं से भी बुलाए जा सकते हैं, ये महंगे रोबोट क्यों बनाए जाते हैं? क्या ये आदमियों से भी अधिक काम करते हैं? हाँ बेटी, यानी राहुल के पिताजी ने कहा, हाँ बेटी, ये आदमियों से कई गुना अधिक काम कर सकते हैं। ये थकते नहीं, इनसे गलतियाँ भी नहीं होती। ये रोबोट कुछ ऐसे भी काम करते हैं जो आदमियों के बस के नहीं होते। यानी बच्चों, कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो आदमियों के नियंत्रण में नहीं होते, जिनसे आदमियों की जान को खतरा होता है। मुकुल ने पूछा, चाचा जी, वे किस तरह के काम हैं? तो चाचा जी यानी राहुल के पिताजी ने कहा, जैसे कारखानों में गर्म वस्तुओं को उठाना रखना, जिन्हें मनुष्य जलने के डर से छू भी नहीं सकते। गहरे तेल के कुओं और खदानों में जहाँ जहरीली गैसें होती हैं, वहाँ आदमियों के बदले रोबोट को भेजा जाता है। अंतरिक्ष यात्राओं में भी रोबोट को भेजा जाता है। आजकल गहरे समुद्र में गोताखोरी का काम भी रोबोट से ही लिया जा रहा है। ऐसे विपरीत मतलब विपरीत का मतलब होता है बच्चों उल्टा। तो ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी रोबोट मनुष्यों से अच्छा और तेजी से काम कर सकते हैं। राहुल ने पूछा, पिताजी, ये रोबोट किस तरह से सब कार्य करते हैं? इन्हें कैसे पता होता है कि कौन सा काम कब, कहाँ और कैसे करना है? तो राहुल के पिताजी ने राहुल से कहा, बेटे, मनुष्य के मस्तिष्क की तरह इस मशीनी मानव में एक यादगार यूनिट का मतलब होता है बच्चों इकाई। तो एक यादगार यूनिट फिट होती है जिसमें लाखों आदेश जमा किए जा सकते हैं। जो काम करवाने हो उनकी सूची इस मशीन में डाल दी जाती है। इसके बाद एक के बाद एक काम स्वयं करते जाते हैं, यानी मशीन क्या करती है, एक के बाद एक वो काम वो खुद ही करती जाती है। सीधे ढंग से हम यह कह सकते हैं कि रोबोट के अंदर एक कंप्यूटर फिट होता है जिसमें ये आदेश भरे होते हैं। रोबोट में कुछ विशेष काम करने के लिए आदमियों की तरह उंगलियां फिट कर दी जाती हैं। इनसे वे किसी भी वस्तु को पकड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, दाएं बाएं हिला सकते हैं। रोबोट में कई प्रकार की गति करने की क्षमता होती है, यानी कई प्रकार की गति करने की उनमें शक्ति होती है। ये हल्के से हल्का और भारी से भारी काम कर सकते हैं। कुछ तो ऐसे भी रोबोट बन चुके हैं जो वातावरण में होने वाले परिवर्तन यानी वातावरण में होने वाले बदलाव के अनुसार अपने को ढाल सकते हैं। कंप्यूटर की सहायता से वे किसी समस्या पर निर्णय भी ले सकते हैं, यानी कोई भी जब प्रॉब्लम आ जाए तो उसे वो खुद सॉल्व करने के लिए डिसीजन ले सकते हैं। एक रोबोट तो ऐसा भी बन चुका है जो हवाई जहाज में पायलट का काम करता है। वह आम उड़ानों पर नियंत्रण रख सकता है, यानी आम उड़ानों को वो काबू में रख सकता है। रोबोट दफ्तरों में मेज साफ करते हैं, घरों में कपड़े धोते हैं, बिस्तर बिछाते हैं। अब तरह तरह के काम करने के लिए अलग अलग प्रकार के रोबोट बनाए जा रहे हैं। बेटे, अब समझ में आ गया होगा कि यह जो खिलौना आपको उपहार में मिला है वास्तव में क्या चीज़ है। राहुल ने इस अनूठे उपहार के लिए अपने पिताजी को प्रणाम करते हुए धन्यवाद दिया। राहुल के सभी दोस्तों ने भी रोबोट की जानकारी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। जन्मदिन की पार्टी की मेज सजी थी। सभी बच्चों ने जल्दी जल्दी खाना खाया। खाने के बाद सभी बहुत देर तक रोबोट के करतब देखते रहे, उसके साथ खेलते रहे। बच्चे तो बच्चे थे, बड़ों को भी खूब आनंद आया। तो बच्चों, अब ये पाठ आपका यहाँ पर समाप्त होता है।
तो बच्चों आपने इस पाठ को तो जरूर ध्यान से सुना होगा। बच्चों इस पाठ में हमने रोबोट के बारे में जाना। रोबोट एक ऐसी आधुनिक मशीन है जो इंसानों द्वारा बनाई गई है। रोबोट के द्वारा हमारे काम को आसान किया जा सकता है। रोबोट थकता नहीं है, जिससे वह 24 घंटे काम कर सकता है, जिसके लिए इंसानी ताकत की आवश्यकता नहीं होती। रोबोट ऐसी जगह भी जा सकते हैं जहां इंसान नहीं पहुंच सकते। साफ तौर पर कह सकते हैं कि रोबोट हमारे काम को बहुत सरल कर देता है। तो बच्चों चलो अब हम चलते हैं इस पाठ में दिए गए शब्दार्थों की ओर। दिए गए शब्दों में से कुछ के सामने शब्दार्थ नहीं लिखे गए हैं, उन्हें नीचे बने कोष्ठक में से छांट कर लिखो। व्यस्त यानी काम में लगा हुआ, कर्तव्य यानी आश्चर्यजनक कार्य। तुलना का अर्थ होता है बच्चों दो वस्तुओं के गुण दोष का मिलान करना। विपरीत यानी उल्टा। अनूठा यानी अनोखा, विचित्र। रिमोट कंट्रोल यानी दूर से नियंत्रण करने वाला यंत्र। अंतरिक्ष यानी आकाश। यूनिट यानी इकाई। अब बच्चों हम चलते हैं इस पाठ में दिए गए प्रश्न और अभ्यास की ओर। प्रश्न 1 है, जन्मदिन के दिन राहुल की दिनचर्या कैसी थी? तो बच्चों इसका उत्तर है, जन्मदिन के दिन राहुल सुबह से ही बहुत व्यस्त एवं खुश नजर आ रहा था। वह सुबह जल्दी उठ गया और उसने जल्दी स्नान भी कर लिया और अपने मित्रों के साथ मिलकर वह अपने घर के बड़े कमरे को सजा रहा था। प्रश्न 2 है, रिमोट का बटन दबाने पर रोबोट ने क्या किया? तो बच्चों इसका उत्तर है, रिमोट का बटन दबाने पर रोबोट ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार किया। उसके बाद उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, राहुल भैया तुम्हें जन्मदिन की बधाई। रोबोट ने व्यायाम एवं मार्च पास्ट करके भी दिखाया। प्रश्न 3 है, यदि सभी कार्यालयों कारखानों में रोबोट का उपयोग करें तो क्या होगा? रोबोट कौन कौन से कार्य कर सकता है? बच्चों इसका उत्तर है, सभी कार्यालयों कारखानों में रोबोट का उपयोग करें तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे एवं मानव की आवश्यकता कम हो जाएगी। अब हम रोबोट के कार्य लिखेंगे। पहला कार्य लिखेंगे हम, जो आदमियों के बस के नहीं होते, जिनसे आदमियों की जान को खतरा होता है, वो काम रोबोट करते हैं। दूसरा हम लिखेंगे, कारखानों में गर्म वस्तुओं को उठाना रखना भी रोबोट करते हैं। तीसरा हम लिखेंगे, गहरे तेल के कुओं और खदानों में जहाँ जहरीली गैसें होती हैं, वहाँ आदमियों के बदले रोबोट को भेजा जाता है। चौथा हम लिखेंगे, अंतरिक्ष यात्राओं में भी रोबोट को भेजा जाता है। पांचवा हम लिखेंगे, गहरे समुद्रों में गोताखोरी का काम भी रोबोट करते हैं। छठवां हम लिखेंगे, रोबोट हल्के से हल्का और भारी से भारी काम कर सकते हैं। सातवां हम लिखेंगे, विपरीत परिस्थितियों में भी हम रोबोट से काम करा सकते हैं। अब प्रश्न 4 है, मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ा है? तो बच्चों इसका उत्तर है, मशीनों के द्वारा काम और भी आसान हो गया है। मजदूरों की आवश्यकता कम हो गई है। बड़े से बड़े कामों से लेकर छोटे से छोटे कामों में भी मशीनों का उपयोग किया जाता है। मशीनों के आ जाने से छोटे बड़े काम आसान हो गए हैं, कार्य क्षमता बढ़ गई है, कम समय में अधिक कार्य होने लगे हैं। प्रश्न 5 है, तुम अपने दैनिक जीवन में कौन कौन सी मशीनों का उपयोग करते हो? हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की मशीनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, मिक्सर, कैलकुलेटर, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, एसी, टीवी, मोबाइल फ़ोन, वाटर फिल्टर, एग्जास्ट, प्रिंटर, पंखा, टेप रिकॉर्ड इत्यादि। बच्चों इनके अलावा आप और भी मशीनों के नाम लिख सकते हो जिनका उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में करते हो। प्रश्न 6 है, रोबोट व आदमी के कार्यों में क्या अंतर है? तो बच्चों इसका उत्तर हम लिखेंगे, रोबोट व आदमी के कार्यों में निम्न अंतर है। पहला हम लिखेंगे, रोबोट आदमी से कई गुना अधिक काम कर सकता है जबकि आदमी नहीं कर सकता। दूसरा हम लिखेंगे, रोबोट से गलतियां नहीं होती जबकि आदमी से हो जाती है। तीसरा हम लिखेंगे, रोबोट बिना थके तेजी से व अच्छा काम कर सकता है जबकि आदमी रोबोट से तेज काम नहीं कर सकता। चौथा हम लिखेंगे, रोबोट जटिल काम को भी कर सकता है जबकि आदमी नहीं कर सकता।
5वां हम लिखेंगे रोबोट एक समय में अनेक कार्य कर सकता है एवं आदमी एक समय में एक ही कार्य करता है। 6वां हम लिखेंगे रोबोट दिशा निर्देश के आधार पर कार्य करता है जबकि आदमी स्वयं के विवेक के आधार पर कार्य करता है। विवेक यानी बच्चों बुद्धि, दिमाग। तो आदमी अपने बुद्धि के अनुसार काम करता है। प्रश्न 7 है, तुम अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो? अपने शब्दों में लिखो। तो बच्चों इसका उत्तर आप स्वयं लिखें कि आप अपने जन्मदिन को किस तरह से मनाते हैं। अब हम चलते हैं इस पाठ में दिए गए भाषा तत्व और व्याकरण की ओर। पढ़ो और समझो। क दिया हुआ है रोबोट कठिन काम करता है। ख दिया हुआ है राहुल ने अनूठे उपहार के लिए पिताजी को धन्यवाद दिया। पहले वाक्य में कठिन शब्द काम की विशेषता बता रहा है। काम की विशेषता क्या है? कि वो कठिन है। तो पहले वाक्य में कठिन शब्द काम की विशेषता बता रहा है। दूसरे वाक्य में अनूठे शब्द उपहार की विशेषता बता रहा है कि उपहार अनूठा है। तो अनूठा उपहार की विशेषता है। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण और जिनकी विशेषता बताई जाए उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। बच्चों इसके पहले वाले पाठ में भी हमने आपको विशेषण की परिभाषा बताई थी। मैं अभी भी आपको विशेषण की परिभाषा बताने जा रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो बच्चों अब आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 में। इन वाक्यों में से विशेषण और उनके विशेष शब्दों को चुनकर अलग अलग लिखो। तो चलो हम लिखें। क दिया हुआ है खिलौना रोबोट कठिन काम नहीं करता। तो बच्चों यहाँ पर विशेषण कठिन है और विशेष्य काम है, क्योंकि कठिन शब्द काम की विशेषता बता रहा है, इसीलिए कठिन शब्द विशेषण हुआ और काम विशेष्य हुआ। क्योंकि काम की विशेषता क्या है? कि वो कठिन है, इसीलिए कठिन विशेषण हुआ और काम विशेष्य हुआ। अब ठीक उसी तरह ख दिया हुआ है पिताजी ने अनूठा उपहार दिया। तो बच्चों यहाँ पर क्या है? देखो कि अनूठा शब्द उपहार शब्द की विशेषता बता रहा है, इसीलिए विशेषण हुआ अनूठा और विशेष्य हुआ उपहार। अब ग है डिब्बे में लाल फीता बंधा था। तो बच्चों फीते की विशेषता क्या है? कि वो लाल है, इसलिए लाल विशेषण हुआ और फीता विशेष्य हुआ। अब घ है यह एक बड़ा खिलौना है। खिलौना कैसा है? बड़ा है। तो बड़ा विशेषण हुआ और खिलौना विशेष्य हुआ। कि खिलौने की विशेषता क्या है? कि वो बड़ा है, इसीलिए बड़ा विशेषण हुआ और खिलौना विशेष्य हुआ। अब आगे है इस वाक्य को पढ़ो। उसकी आवाज़ सुनकर मैं उठ गया। इस वाक्य में उठना और जाना क्रियाओं के सही रूप बनाकर उठ गया क्रिया का प्रयोग हुआ है। एक क्रिया के साथ जब दूसरी क्रिया मिल जाती है तो दोनों क्रियाएं मिलकर संयुक्त क्रिया कहलाती है। उपयुक्त वाक्य में उठना मुख्य क्रिया, उठ और जाग क्रिया का गया मिलाकर उठ गया संयुक्त क्रिया बनी है। प्रश्न 2 है देना, जाना, पढ़ना, जगना के उचित रूप बनाकर संयुक्त क्रिया के रूप में इनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। अब इधर दिया है उदाहरण, तो उदाहरण देखो। चल देना, मेरी बात का उत्तर न देकर वह चल दिया। बच्चों मैं यहाँ पर आपको क्रिया की परिभाषा बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। क्रिया का अर्थ होता है करना। जो भी काम हम करते हैं वो सब क्रिया है। अब क्रिया की परिभाषा आप ध्यान से सुनिए। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, आना, जाना आदि, ये सब क्रियाएं हैं। जो भी हम करते हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक क्रिया करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। सोते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, है ना, ये सब क्रिया है। क्रिया का मतलब होता है करना। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न 2 में दिया हुआ है कि हमको देना, जाना, पढ़ना,
जगना के उचित रूप बनाकर संयुक्त क्रिया के रूप में हमको इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो चलो करते हैं। पहले लिखा हुआ है देना, तो हम इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। किसान ने अपना अनाज बेच दिया। यहाँ पर बेच दिया बच्चों, ये दोनों संयुक्त क्रिया है। अब है जाना, तो हम लिखेंगे हम अपने घर चले जाएंगे। अब आगे है पढ़ना, तो वह पेड़ से कूद पड़ा। जगना, अधिक शोर के कारण गगन जाग गया। अब आगे दिया है पढ़ो और समझो। क, हम इसका क्या करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। इस वाक्य में कुछ पूछा जा रहा है कि हम इसका क्या करेंगे। अब ख में दिया हुआ है ये रोबोट क्यों बनाए जाते हैं, और प्रश्नवाचक चिन्ह है। और इस वाक्य में भी पूछा जा रहा है कि हम इसका क्या करेंगे, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। उपयुक्त दोनों वाक्यों में प्रश्न पूछे गए हैं। इस तरह के वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब प्रश्न 3 है, क्या, क्यों, कैसे, कब शब्दों का प्रयोग करते हुए नीचे लिखे वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य बनाओ। एक शब्द का एक ही वाक्य में प्रयोग करो। तो चलो प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। क दिया हुआ है वह जल्दी उठ गया, तो हमको इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो हम इसको लिखेंगे वह जल्दी क्यों उठ गया, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब दूसरा दिया हुआ है ख, शाम को सभी मित्र आ गए। यहाँ पर हमको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो इसे हम लिखेंगे क्या शाम को सभी मित्र आ गए, और प्रश्नवाचक लगा देंगे। अब ग दिया हुआ है संगीत शीघ्र ही बंद हो गया, तो इसे हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। संगीत शीघ्र ही कैसे बंद हो गया। घ दिया हुआ है तुम सब इसके करतब देखोगे, इसे हम लिखेंगे प्रश्नवाचक में। तुम सब इसके करतब कब देखोगे, और प्रश्नवाचक लगा देंगे। अब बच्चों आप ध्यान से सुनिएगा, याद रखो प्रश्नवाचक वाक्य और आदेशात्मक वाक्य अलग अलग हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं, आदेशात्मक वाक्य में आदेश दिए जाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। आदेशात्मक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। दोनों के उदाहरण देखो। अब क दिया हुआ है यह पाठ पढ़ो, फिर पूर्ण विराम है, तो ये आदेशात्मक वाक्य है क्योंकि यहाँ पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। अब खा दिया हुआ है क्या तुमने पाठ पढ़ा, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। इस वाक्य को पढ़ो। शाम को सभी मित्रों और अतिथियों के आ जाने पर राहुल की माँ ने राहुल को टीका लगाया। इस वाक्य में मित्रों और अतिथियों शब्द मित्र और अतिथि के बहुवचन है। बच्चों यहाँ पर आपको वचन के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसीलिए आपको वचन की पहले परिभाषा बताऊंगी कि वचन क्या है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। अब एक वचन क्या होते हैं, तो बच्चों एक वचन, पहले मैं आपको एक वचन के बारे में बताऊंगी कि शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे मित्र, वो अकेला है ना, एक होने की जानकारी मिल रही है, मित्र। अतिथि, टोकनी, लड़की, लड़का, तो इनसे हमको किसकी जानकारी मिल रही है कि ये अकेले हैं। अब हम बहुवचन के बारे में आपको बताएंगे। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है, अधिक होने की जानकारी मिलती है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मित्रों, मित्रों यानी कि एक अकेला मित्र थोड़ी ना है, मित्रों बोल रही हूँ मैं, यानी बहुत सारे दोस्त हुए मित्रों। अतिथियों यानी एक सिंगल मेहमान नहीं है, यहाँ पे अतिथियों यानी कि बहुत सारे मेहमान हैं। टोकनियाँ, टोकनी में हमने या लगा दिया तो ये टोकनियाँ बन गया, यानी एक टोकनी नहीं है, अधिक टोकनियाँ हैं, ज़्यादा टोकनियाँ हैं। बहुवचन होने की जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे हैं। लड़कियाँ,
लड़के, तो ये बहुत सारे होने की जानकारी बता रहे हैं कि ये एक से अधिक हैं, इसीलिए ये बहुवचन कहलाएंगे। अब आगे दिया हुआ है आपके कि प्रश्न 4 में सोच कर लिखो कि बहुवचन बनाने में क्या अंतर आया है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। तो एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे मित्र, अतिथि, टोकनी, लड़की, लड़का। तो ये एक होने की जानकारी दिला रहे हैं। अब बहुवचन, तो जिससे हमको एक से अधिक होने की जानकारी होती है वो बहुवचन कहलाते हैं, यानी शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने की जानकारी होती है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कि मित्रों, अतिथियों, टोकनियाँ, लड़कियाँ, लड़कों। तो ये अधिक होने की जानकारी बता रहा है कि हम अधिक हैं। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो हम आगे भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब आगे है रचना। किसी मित्र सहेली को पत्र लिखो जिसमें तुम्हारे जन्मदिवस का वर्णन हो। तो बच्चों, आपको पत्र लिखना है और आपको इस पाठ में दिए गए गतिविधि कार्य को, प्रश्न और अभ्यास को और शब्दार्थों को भी अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। भाषा तत्व और व्याकरण के भी सारे कार्य आपको कंप्लीट करना है और आप हमें भेजेंगे। अब हम मिलेंगे नए पाठ के साथ में, नए वीडियो में।